प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से बीजेपी का चुनावी बिगुल बजा दिया है। काशी से निकला संदेश पूरी यूपी की राजनीति को मथता रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा भी यूपी के रास्ते है। गठबंधनों का गणित अलग यूपी की चुनावी हवा को बदल रहा है। चुनावों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन यूपी की चुनावी गर्मी बता रही है कि जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन का कितना असर होगा, जनता के मन में क्या है इस बार? बीजेपी की यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप के दावे की हकीकत क्या है? यूपी की राजनीति पर पेश है श्वेत पत्र। बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। राम मंदिर खुलता है, आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तारीखें तय करता रहेगा, लेकिन काशी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज ने चुनावों का स्पष्ट ऐलान कर दिया। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी। सीटों का गुणा भाग, रणनीतियों के समीकरण आगे बनते रहेंगे, लेकिन यूपी के महत्व को देखते हुए गठबंधन ने मनमुटाव दूर कर लिया है। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह होगी। चुनाव का ऐलान बाकी है, उम्मीदवारों का चयन बाकी है, लेकिन सीटों पर संग्राम शुरू हो चुका है। अगर राहुल जी को लड़ना है और उन्होंने मन बना लिया है और सीईसी मंजूरी देती है, वो जरूर लड़ेंगे। हम किसी से भागने वाले। और मैं आपको ये भी कह दूं कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की, और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीते। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है, उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। बीजेपी का मिशन अब की बार 400 पार का है। 2014 में बीजेपी को यूपी में 71 सीटें मिली, 2019 में 62, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर जनता के द्वार पर। यूपी से 70 का वादा है और पूरे भारत से 333 का इरादा है, 400 पार। से कांग्रेस और सपा गठबंधन हुआ है, तब से स्थितियां कुछ और बदल रही है। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि स्थितियां कुछ निर्णायक मोड़ पे आ। प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, और हम लोग भी इस बार 400 पार पहुंचा देंगे। 99% कर जाएगी, और कुछ भी हमें लगता है 2014 से अच्छा इनका
प्रदर्शन रहेगा इस बार। सीट इनकी हर जगह घटनी है, तो इनकी सरकार कहीं बनने वाली नहीं है। चिल्लाते रहे, हवा बनाते, इनका काम हवा बनाना। ये प्रश्न ही नहीं वैसे बनता कि मोदी जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो प्रश्न ही नहीं बनता। सच में मैं कह रहा हूँ, कभी भी वो कश्मीर से भी खड़े हो जाए, वहाँ से भी जीतेंगे। 10 साल के कुल कार्यकाल में मोदी 44वीं बार काशी आए थे, जनता से संवाद स्थापित किया और चुनावी विजय का वरदान भी मांगा। इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। यूपी इन दिनों देश की चुनावी राजधानी बना हुआ है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल और लोकप्रियता के साथ योगी आदित्यनाथ के काम के रिपोर्ट कार्ड को लेकर यूपी चुनाव में उतरी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 7 साल बाद फिर से साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे दल अपनी जगह अपना महत्व दिखा रहे हैं। जनता अलग मिजाज में चुनावों में अपनी भूमिका को लेकर तैयार हो चुकी है। इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी यूपी में। हमको लग रहा है जहां तक कि 75 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। गठबंधन तो बस खाली ऐसे बिखराव है, मैं भटके हुए लोगों का एकजुट बना रखा है उन्होंने, जिसमें किसी का कोई न लक्ष्य है न किसी को क्या करना है कुछ पता है। यही सरकार बनेगी 2024 में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। एक बार अखिलेश मायावती का समझौता हुआ, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। एक बार कांग्रेस और सपा का समझौता हुआ, उसका रिजल्ट देख लीजिए। यूपी में मोदी की पॉपुलैरिटी क्या इंडिया में इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है कि हमको नहीं लगता है लोग कहीं खड़े हो पाएंगे। पूरे देश का चुनाव एक तरफ और यूपी का चुनाव एक तरफ होता है। हर चुनावी हलचल से ये सवाल निकलते हैं, क्या बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप कर पाएगी? क्या यूपी से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को जीत का आशीर्वाद मिलेगा? क्या कांग्रेस समाजवादी गठजोड़ यूपी में बीजेपी को पछाड़ पाएगा? मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय का क्या असर होगा? यूपी की जनता का मिजाज क्या है? वो किन मुद्दों पर वोट करेगी? आम मतदाता उनको सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है उनको, रोड मिल रहे हैं, लाइट लगभग 18 घंटे गांव में भी मिल रही है। 10 साल हो गए ना, लोगों को नौकरी दिया, जितना परीक्षा करवाया पेपर लीक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना भारतीय जनता पार्टी महंगाई बात कर रही है, न बेरोजगारी बात कर रही है, न शिक्षा बात कर रही है, न स्वास्थ्य पे बात कर रही है। किस हिसाब से इनको युवा और जनमानस वोट देंगे? मेरा मुद्दा सिर्फ इसी पे है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको सर्विस की तरफ भी ध्यान दें। आज श्वेत पत्र में डिकोड करेंगे बीजेपी के मिशन 400 पार को और विश्लेषण करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन से बनते समीकरणों। मार्च महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है लोकसभा चुनावों के लिए और आचार संहिता लागू हो सकती है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये वाराणसी दौरा अंतिम दौरा माना जा सकता है। वाराणसी पूर्वांचल के क्षेत्र में है और यूपी की राजनीति का ये अकाट्य सत्य है कि पूर्वांचल को साधे बिना यूपी नहीं जीती जा सकती। पूर्वांचल का उस समय याद करा, गन्ना के भुगतान के लिए पहले वाला सरकार कितना मिन्नत करवाते रहे, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार है। किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। अठारह घंटे के कुल काशी प्रवास में प्रधानमंत्री मोदी ने आध्यात्म भी साधा, राजनीति भी साधी। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, सारे दल के लोग मजबूती से खड़े हैं और निश्चित तौर से इंडिया अलायंस इस बार मजबूती के साथ जीतेगी, हमें भरोसा और विश्वास है। कि मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने
डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। जनता का मन भी टटोला। जब वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो ये उन बुनकरों, उन छोटे उद्यमियों का प्रचार है जो लाखों रुपए खर्च करके अखबारों और टीवी पर विज्ञापन नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में बीजेपी के चुनावी संग्राम की आधारशिला रख दी। काशी में 14,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर वही सवाल विपक्ष की राजनीति के सामने छोड़ गए, जिसका जवाब विपक्ष को न 2014 में मिल सका न 2019 में। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। ये काशी है, इसका आध्यात्मिक असर तो संपूर्ण सृष्टि पर रहता है, लेकिन यही काशी पूर्वांचल के रास्ते यूपी में विजय भी सुनिश्चित करती है। पूर्वांचल में 6 मंडल हैं: देवीपाटन, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी और प्रयागराज। इन 6 मंडलों में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों का सेंटर है वाराणसी। इन 26 लोकसभा क्षेत्रों की शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, कारोबार या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वाराणसी से होती है। लिहाजा जो बयार बहती है वाराणसी में, वो पूर्वांचल में सुनामी बनने की क्षमता रखती है। पूर्वांचल की अघोषित राजधानी है वाराणसी और बनारस के सारे लोगों, पूर्वांचल के लोगों का हाल ये है कि एक बार मैंने गोरखपुर में सुना कि ये गोरखपुर का BHU है। अब बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गोरखपुर का BHU है, अपनी यूनिवर्सिटी को बोल रहे थे। तो बनारस हर तरह से वहां की राजधानी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, तब 6 मंडल की 26 सीटों में से आजमगढ़ को छोड़कर सारी सीटें बीजेपी को मिली थी। इसी तरह 2019 में जब समाजवादी पार्टी RLD और BSP के बीच गठबंधन था, तब भी बीजेपी और उनके सहयोगियों ने 26 में से 19 सीटें जीती थी। यानी वाराणसी की धुरी पर यूपी की 26 सीटों का चुनावी गणित घूमता है। लेकिन इसके अलावा बनारस की हवा बिहार की 6 लोकसभा सीटों आरा, बक्सर, सासाराम, सारण, गोपालगंज और सीवान पर मतदाताओं के मन का रुख तय करने की क्षमता भी रखती। 2014 और 2019 में बिहार की ये सीटें एनडीए के खाते में गई थी। क्योंकि यूपी के लिए उन्होंने किया है, आप समझिए एक बीमारू राज्य आज देश के विकसित राज्यों में आ चुका है। तो जितने प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सब जगह मैक्सिमम सीट तो पा गए हैं। चाहे कर्नाटक हो, कहीं 40 में 39, हरियाणा में 10 में 10। तो अब सीट तो बढ़ी नहीं है। उसी सीट में ना बहुत हवा चलेगा तो वोट का मार्जिन बढ़ सकता है, सीट थोड़ी बढ़ेगी। ईमानदारी में बड़ा बल होता है और मोदी हो या योगी, दोनों ऐसे हैं कि 1 रुपया अगर खर्च करने के लिए आता है तो पूरा 1 रुपया खर्च होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दौरे में संत रविदास मंदिर में विधिवत पूजा की। संत रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। वैसे तो उनकी हर यात्रा में वहां के धार्मिक स्थल सम्मिलित होते हैं, लेकिन मौसम चुनावी है तो चुनावी गणनाएं होना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि आध्यात्मिकता के साथ दलित वोटर्स को जोड़ने की ये एक कोशिश भी है। देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को
आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टी आई थी। चुनावी राजनीति के मद्देनजर दलित समीकरण को अगर हम समझें तो उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित हैं। इनमें जाटव 12%, गैर जाटव दलित करीब 10%। उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं। अब यूपी में दलित वोटों में जाटव वोटों का रुझान क्या रहा है वो देखिए। 2017 विधानसभा चुनाव में जाटव वोट बीजेपी को मिले थे 8%, बीएसपी को 87% और एसपी को 3%। 2022 के विधानसभा चुनावों में 21% जाटव वोट मिले बीजेपी को, बीएसपी को 65% और एसपी को 9%। लेकिन गैर जाटव वोटों का आंकड़ा काफी अलग रहा। 2017 विधानसभा चुनावों में गैर जाटव वोट बीजेपी को 32%, बीएसपी को 44% और एसपी को 11% मिले। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 41%, बीएसपी को 27% और एसपी को 23% वोट मिले। बीजेपी की यूपी में दोनों बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और इसमें दलित वोटर्स की भूमिका बेहद अहम रही। इसी तरह लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को दलित वोट मिलने का बम्पर फायदा हुआ। 17 आरक्षित सीटों में एनडीए ने 2014 में सभी सीटें जीती और 2019 में एनडीए को 15 सीटें मिली। बीएसपी ने शेष 2 सीटें जीती। वैसे भी काशी का असर संपूर्ण पूर्वांचल और बिहार की कई सीटों तक रहता है।